जी। नमस्कार सर, हम लोग हिंदी में बात कर सकते हैं, नो इश्यूज विद दैट, है ना? तो No issue. यस। First let me share your introduction with our audience, क्योंकि this is also live on Facebook. It's also live on Facebook this time. और इसको हम लोग रिकॉर्ड करके YouTube पे शेयर करेंगे, जिसमें कि आप इस लिंक को बाकी किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ओके, तो ज्योति सर से जो मेरी मुलाकात हुई है, मुझे लग रहा है कि आज से करीब 5-6 साल पहले मुलाकात हुई थी सर से मेरी, किसी एक सोशल फंक्शन के दौरान, या मुझे लगता है प्रिंट फोर्ट जो हमारा बुक स्टोर है बीके के पास, वहां पे लग रहा है मुझे, वैसे जहां तक संभावना याद आ रही है। और सर से जितना भी मुझे मिलने का मौका मिला, हमेशा ना एक नई ताजगी और एक नई एनर्जी के साथ मौका मिला। तो सर के साथ जितना भी बातचीत हुआ, हमेशा उसमें एक नए तरह का मतलब एक अंडरस्टैंडिंग, और जो सर का नॉलेज है, उनके जो एक्सपीरियंसेस है, उनको बड़े अच्छे से सुनने का मौका मिला। और ये मेरे को जानने का बड़ा एक स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, मैं जो शेयर करना चाहता हूँ। तो सर ने मुझे बताया कि 1980s के बाद में वो अपना घर छोड़कर अपना निकल पड़े कि जाना है विदेश में कुछ सीखने के लिए या कुछ लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए। और ऑन द वे सर ने पैसे भी कमाए, ट्रैवल भी किया, और साथ में अपना जो हम लोग कहते हैं ना कि जीवन निर्वाह भी रास्ते में किया। कोई अलग से बजट नहीं था उनके पास में। और सर करीब 17-18 साल तक जर्मनी में रहे। उसके बाद इंडिया वापस आए। जर्मन लैंग्वेज के सर बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, जितने लोगों को मैं जानता हूँ जो इस फील्ड में है। और इसके अलावा सर को लिखने का बहुत शौक है, और सर बहुत सारे इवेंट्स को भी होस्ट करते हैं क्योंकि ये सर का साहित्य में बड़ा इंटरेस्ट है। तो सर की जब मैं ऑफिस में जाता हूँ तो आसपास में देखता हूँ कितने साहित्यकारों की बुक्स को सर ने आई थिंक पब्लिश करने में काफी हेल्प किया है। और इसके अलावा सर का अपना एक मैगजीन भी काफी टाइम सर ने रन किया है, हरियाणा तरंग के नाम से। और इसके साथ साथ जो भी फरीदाबाद में आई थिंक सोशल एक्टिविटीज वगैरह होती है, सर उसमें कहीं ना कहीं दिख जाते हैं। तो आजकल मैं जब भी फेसबुक पे देखता हूँ कि कुछ ना कुछ सर को कोई अवार्ड मिल रहा है किसी लिटरेचर की फील्ड में, या कोई ड्रामा डायरेक्ट करने के लिए, कुछ ना कुछ दिखता रहता है मुझे फेसबुक के ऊपर कहीं ना कहीं। इन सब के बावजूद वो जो सबसे अच्छी चीज मुझे सर के अंदर लगती है कि अभी थोड़ी देर पहले मैं सर से मुलाकात कर ही रहा था, आज की बात है। तो सर ने बताया कि 74 इयर्स का एज हो गया है सर का। और और पिछले 4 सालों से सर ने गेहूं और चावल और व्हाइट शुगर और नमक अ, खत्म कर दिया अपनी लाइफ से। और उसका फर्क मुझे सर की मतलब हेल्थ पे तो दिखा ही उसका फर्क, लेकिन जो एक चेहरे पे ताजगी होती है ना, पहले भी इतनी ज्यादा थी, लेकिन अब वो ताजगी और बढ़ गई है चेहरे पे एकदम से, क्योंकि एकदम से वो सारा जो मुझे लगता है कि अंदर का जो भी सिस्टम होता है हमारा, बिल्कुल क्लीनिंग वाले सिस्टम में चला जाता है वो। तो ये बहुत कमाल की चीज लगी। और सर का मुझे हमेशा ये लगता है कि नए विचार सुनने के लिए और नई तरह की चीजें एक्सपेरिमेंट करने के लिए सर हमेशा तैयार रहते हैं। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो जर्मन लैंग्वेज लोग सीखना चाहते हैं उसको हम कैसे लोगों तक पहुंचाएं उसको, और कैसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों पर, सिर्फ फरीदाबाद की नहीं, पूरे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी जो लोग जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग कैसे उस सिस्टम को बिल्डअप करें। तो उसमें हम लोग सर को सपोर्ट करेंगे उसमें, जिस तरह से भी पॉसिबल हो पाएगा, है ना? तो मेरी तरफ से सर की इंट्रोडक्शन में इतना ही। सर अगर आप उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो बताएं। एक और चीज याद आ रही है मुझे, एक यूथ फाउंडेशन या नेशनल यूथ फाउंडेशन का कोई एनजीओ है जो सर ने आई थिंक उसके प्रावधान में भी काफी काम किया है ना? कुछ नाम बताएंगे सर, क्या उसका? यूथ तो याद, Youth of Universe. यूथ ऑफ यूनिवर्स, हाँ, क्योंकि ये बड़ा यूथ ऑफ यूनिवर्स, यस यस, YOU। कमाल की बात है वैसे, अगर इसका ना एक हम लोग एब्रिविएशन टाइप में ले, YOU, यूथ ऑफ यूनिवर्स के नाम से सर ने काफी प्रोग्राम किए हैं फरीदाबाद में। तो थैंक यू सो मच सर आज ज्वाइन करने के लिए हमें। और आज थोड़ा सा आपसे बात करने की इच्छा है कि हम पर्सनल टॉक भी रहेगा ये, और इसके साथ साथ हम चाहेंगे कि थोड़ा सा जो मैंने आपसे जो चीजें सीखी हैं, है ना, वो हम अपने बाकी लोगों के साथ में शेयर कर पाए। Welcome. संदीप, बहुत कुछ तुमने मेरे बारे में बताने की कोशिश की। इट्स गुड। सवाल ये है कि मैं इतना जानता हूं कि आई एम एन एवरेज पर्सन एंड आई एम वेरी श्योर कि एक एवरेज पर्सन होने के नाते
बड़ी छूट है मुझे, बड़ी स्वतंत्रता है, बड़ी आज़ादी है। बड़े सारे टाइटल अपने हाथ लेके घूमना, बड़ी खासियतें लेके घूमना, आम, मुझे नहीं पता आम लोगों को उसके बारे में क्या लगता है, पर मुझे लगता है बोझ होता है। ले देखिए, वी आर ह्यूमन बीइंग, हम इंसान हैं, और एक कंप्लीट इंसान होना बहुत मुश्किल काम है। उसकी जद्दोजहद में जिंदगी में हम बहुत लगे रहते हैं कि एटलीस्ट हमें एक नॉर्मल एवरेज आदमी समझे लोग, इससे बड़ी इज्जत कुछ नहीं हो सकती। थैंक यू जो भी आपने मेरे बारे में बताया। बस मैं इसमें थोड़ा सा एक तरमीम ये कर दूं कि 1980 में नहीं, इट वाज 1970 की बात है। 1970 बल्कि उससे भी 2 साल पहले की बात है, जब मुझे लगा कि मैं पढ़ लिख के जब अपना कॉलेज चंडीगढ़ में पढ़ता था, तो अजीब सी बात है कि मेरे फादर उस जमाने में मुझे 500 रुपये दिया करते थे महीने का, जो मेरा खर्चा होता था वहाँ। काफी ज्यादा पैसे हुआ करते थे, लेकिन खैर मैं अकेला बेटा था, शायद बाप तंग होके भी चाहते थे कि बेटा इजी रहे, खुश रहे। लेकिन जब मैं ग्रेजुएशन करके वापस आया शहर में और शुरू सोचा कि कुछ प्रोफेशनल जिंदगी शुरू की जाए, तो एस्कॉर्ट्स में मुझे एक नौकरी मिली, और पता लगा कि वो मुझे सारा महीना काम करके, आई वाज इन द मटेरियल कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ एस्कॉर्ट्स, भी 430 रुपए मिला करेंगे महीने में। तो एक शौक था कि मेरे वालिद, मेरे पिता मुझे 500 रुपया महीना देते थे खर्च करने के लिए, और यहाँ मैं एक महीना हाजिरी भरूंगा, 8-9 घंटे रोज काम करूंगा, आऊंगा जाऊंगा, और ये मुझे 430 रुपये देंगे। सो इट वाज अ डिप्रेसिंग स्टेज, जिसकी वजह से मुझे लगा कि शायद पैसे कम नहीं थे, लेकिन हालात ऐसे थे, मुझे लग रहा था कम थे। तो मैं चाह रहा था कि मुझे कुछ पंख लग जाए, कुछ ऐसा उड़ जाऊं, कुछ ऐसा कर लूं जो कोई नहीं कर सका। और ये एक बड़ी एक यूथ में जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो एक था। तो इफ आई गो बैक टू दैट ब्यूटीफुल ईयर्स, मेरा एक लड़की से मुलाकात हुई, शी वाज ए पोलिश गर्ल। तो दिल्ली कॉफी हाउस, इंडिया कॉफी हाउस में मिले, तो बड़ी परेशान थी। शॉर्ट में ये है कि उसने बताया कि उसकी एक बेटी है कहीं पोलैंड में, और जिसको अपने फादर के पास छोड़ के आई है, हिंदुस्तान घूमने के लिए आई है, और अपने फादर को बकायदा उसके लिए पैसे दे के आई है कि आपको मेरी बेटी को, जो 2-3 महीने मैंने सैर करने जाना है, इसको, मेरी बेटी को लुक आफ्टर करने के लिए आई विल पे यू द मनी। लेकिन वो बेटी ने, बाद में मैसेज आया जब हिंदुस्तान पहुंच गई, कि बेटी ने इतना हंगामा किया, इतना कोहराम मचाया, कि उस बाप ने कहा मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, जितने पैसे तुमने दिए उससे दुगने पैसे में तुम्हें भेज सकता हूँ, लेकिन इस लड़की को मैं नहीं रख सकता। शी वाज यंग गर्ल, अबाउट 5-6 years old। तो उस लड़की की परेशानी ये थी कि उसके फादर ने उसे प्लेन पे बिठा दिया, बच्ची को, बॉम्बे का टिकट लेके, तो फ्लाइट बॉम्बे आ रही थी, एंड दैट गर्ल वाज इन दिल्ली, नीला जिनसन नाम था उसका, मेरा ख्याल है। अब उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बॉम्बे बाई एयर जा सके। पैसे उसके फादर ने भेजे थे, बैंक में थे, लेकिन बैंक उस पैसे को शायद अगले दिन देने के लिए कह रहा था कि आज तो नहीं दे सकते, आप कल आइए 11 बजे के बाद, तो ये एंट्री होगी, हम देंगे। एंड शी वॉज वेरी मच वरीड कि मेरी बेटी, 6 साल की बेटी जब एयरपोर्ट पे उतरेगी, कौन संभालेगा उसे। तो इसलिए उसकी परेशानी को देखते हुए मेरे पास एक 500 रुपए थे, बेसिकली मेरे नहीं थे, मेरे फादर के पैसे थे। मैंने उसको दिए और कहा ये पैसे ले लो, लेकिन तुमने वापस ना दिए तो मेरा वालिद मुझे घर से निकाल देंगे। तो उसने कहा नहीं नहीं, कैसे हो सकता है, वापस ही दूंगी, आप बड़ी बड़ी मदद कर रहे हैं। शी वेंट टू बॉम्बे, और अगले दिन या 2 दिन में आना था, वो नहीं आई। तो मैं 2-3 दिन घर से छुपता रहा, इधर उधर घूमता रहा कि भाई अगर घर वालों ने पूछ लिया फादर ने तो क्या कहूँगा। अल्टीमेटली वापस आई। कहानी और भी शॉर्ट ये है कि उसको मैंने कहा बड़ा तंग हूं, तो कहती चल मेरे साथ, मैं तुम्हें जर्मनी ले चलती हूँ। तो पता नहीं, जर्मनी जाना मेरा ख्वाब था, पैसे नहीं थे, तो उसने कहा कितने पैसे हैं, मैं कहा नहीं है, बस ले देंगे। 1500 रुपए इकट्ठे हुए थे उस जमाने, मुझे याद है। बोले बहुत है 1500 रुपए, डोंट वरी, इससे हम जर्मन पहुंच जाएंगे। हम लोग एक ट्रेन से हमने ट्रेवल किया, अमृतसर गए, और अमृतसर से एरियाना वन, उस जमाने में शायद 700-750 रुपए टिकट था काबुल तक। सो वी फ्लू फ्रॉम अमृतसर टू काबुल। तो जो बाकी के बचे हुए पैसे थे, हालांकि फॉर एक्सचेंज ले जाना मना थे, वो हमने वो जेब में रखे। $8 शायद उस वक्त FTS मिला करता था, वो मेरे पास थे। तो मतलब 750 खर्च कर दिए, 700-100 रुपये और थे, उससे हम काबुल पहुंच गए।
और काबुल में जाके उसने एक बौद्ध धर्म के एक धर्मशाला सी थी, वहां हम गए। बड़ा साफ सी जगह नहीं थी और हिप्पी रहते थे वहां। आप किसी भी किनारे सो जाइए और कहीं कुछ खा लीजिए, पका लीजिए, बस मुफ्त वाला मसला था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि घर छोड़ना तो ऐसी जगह के लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी। आई वाज लिविंग बेटर देन दैट। तो बात को खत्म यूं करता हूं कि मैंने उससे कहा चलिए काबुल चलते हैं। वो कहती नहीं नहीं यार, काबुल बड़ा गंदा सा शहर है, वहां क्या करना है, आगे जाएंगे, ईरान दिखाऊंगी तुम्हें। तो मैं कहा यार मैं आया हूँ, मुझे काबुल देखना है, प्लीज एक बार जाएंगे। लेकिन नहीं नहीं बेकार है, मैंने बहुत बार देखा है, तुम मत जाओ, यहाँ कुछ नहीं है। एंड बेसिकली शी वाज अ यंग गर्ल, मुझे उसकी कंपनी तो अच्छी लग रही थी, लेकिन उसके धौंस बड़ी बुरी लग रही थी कि भाई वो काबुल नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। ये काबुल के आउटस्कर्ट में कहीं जगह थी जहाँ ठहरे हुए थे। मैंने कहा मैं जाऊंगा। तो उसने कहा अगर जाओगे तो भाई तुम्हारा हमारा सफर खत्म ना, उसके बाद आपको अकेले जाना है। उसको लग रहा था ये इम्पॉसिबल होगा, मैं नहीं जा पाऊंगा। और मुझे लगा कि वापस चला जाऊंगा हिंदुस्तान, लेकिन ये क्या है कि एक लड़की ने मुझे अपना गोंगलू बना लिया, जो कहेगी मैं करूंगा, ये तो ठीक नहीं है। सो आई वेंट एंड आई पैक्ड माय बैग, जूते पहने बाहर आया। बोली क्या बात, मैं कहती काबुल जा रहा हूँ। तो मैंने तो तुम्हें कहा था कि मेरा आपका रिश्ता खत्म। मैंने कहा बिल्कुल खत्म, हो चुका है, खत्म, मैं जा रहा हूँ। शी सेड पागल हो तुम, बट आई लेफ्ट and there my journey started. Jyoti Sang, alone with 700 rupees in the pocket in Kabul and have to reach Germany. तो वाकई आपने बताया हादसे बहुत हुए, बहुत कुछ हुआ। बाई रोड गया तो अफगानिस्तान से ईरान, ईरान से टर्की, टर्की से बुल्गारिया, यूगोस्लाविया, इटली, हंगरी, रोमानिया, इटली, घूम घाम के स्विट्जरलैंड होके मुझे 1 साल लगा फ्रैंकफर्ट जर्मनी पहुंचने। एंड कैन यू बिलीव संदीप, जब मैं फ्रैंकफर्ट पहुंचा तो एक सवाल था मेरे दिमाग में, मैं जर्मन आया क्यों? मेरा कोई दोस्त नहीं वहां, कोई जानने वाला नहीं, जेब में 750 रुपए, माइनस टेम्परेचर बाहर, और कपड़े नहीं थे ठीक पहनने के लिए, जूतों में सुराख हो चुके थे, वो बैग का हैंडल टूटा हुआ था। और अब लग रहा था कि व्हाई आई केम टू जर्मनी एट ऑल। बड़ा परेशान था। लेकिन कहते ना खुदा है, शायद मैं पिछले जन्म में जर्मन में रहता हूँ तो बहुत से लोग थे जिन्होंने मुझे प्यार किया, रहा 1 आध साल में तंग रहा वहां, लेकिन उसके बाद अपना कारोबार शुरू किया। आई वाज ओनर ऑफ ए रेस्टोरेंट देयर, आई लर्न जर्मन, अपना घर बनाया। ले देखिए मतलब इतनी मूवमेंट हुई। आई लिव्ड अ वेरी नाइस लाइफ फॉर मोर देन ए डिकेड। और अब जब कोई याद करता हूँ तो मुझे लगता है मैं नहीं गया वहां, वो परमात्मा अपने आप ही रास्ते बनाता गया, किसी को मिलाता गया। और इतनी इंटरेस्टिंग सफर था वो। मेरी यूनिवर्सिटी जो मैंने स्कूलों कॉलेजों में पढ़ा है वो समझ लो मैं फेल हूँ, नालायक हूँ, कुछ नहीं है मेरे पास। लेकिन जो सफर में मैंने सीखा, जो मुझे लोगों ने सिखाया, धक्कों ने सिखाया, हादसों ने सिखाया, अजनबियों ने सिखाया, वो मेरी जिंदगी की तालीम है जिसने मुझे शायद अब तक रोटी खाने के काबिल किया हुआ है। मैं अपना सफर जारी है मेरा। सो मैं कुछ ज्यादा नहीं, मैं आज के लोगों को बस इतना ही कहना चाहूंगा, आई वुड लव टू से कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं अगर सोचता हूँ आज मैं वो कर लूंगा तो मुझे लगता है नहीं आज नहीं कर सकता। और जब मैं बिल्कुल ना समझ था, कुछ नहीं था मेरे पास, मैंने वो किया। मैं उन इंसिडेंट्स की डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन बहुत कुछ हुआ। मतलब कई बार मौत के करीब पहुंचे, कई बार हादसे हुए, कई बार लगा कि सब खत्म हो जाएगा, कई बार लगा कि यार आसमान जिंदगी है, वहां तो कोई जिंदगी थी नहीं। सो दैट्स ऑल आई थिंक। जिंदगी से जूझना, खतरों से लड़ना, पानी के खिलाफ तैरना मुश्किल तो होता है, लेकिन अगर आप कर लेते हो तो आप अपनी मंजिल पे जल्दी पहुंचते हो। और बड़ी खूबसूरत मंजिल होती है वहां, जहाँ आप कह सकते हो कि हाँ मैंने कुछ पाया है। मेरे को सर एक चीज रिलेट हो रही है यहाँ से, मुझे जो मतलब मैं समझ पा रहा हूँ। एक हम लोग बोलते हैं कि एक अननोन जोन में घुसना, जिसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं है, तो उस जोन में आपकी हो सकता है ग्रोथ भी छुपी हो सकता है वहां पे आपके डर भी बाहर निकल के आए, है ना। और आपको हो सकता है कि नई मंजिलें, नए रास्ते भी मिले वहां पे। जी और अपने ही अंदर का एक आपको एक मतलब आप उसको इंसान कह लीजिए या अपने अंदर का एक ऐसा कोई कोना कह लीजिए जो आपको डिस्कवर करने का मौका मिलता है,
जो आप अननोन जोन में जाते हैं कि यार ये भी मेरे अंदर था, या मैं भी, ये भी पॉसिबिलिटी थी सामने, इसको मैं एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रहा था। क्योंकि ज्यादातर सर मैं, क्योंकि काफी लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है, स्टूडेंट्स के साथ भी, तो हम लोग एक चीज ज्यादातर बोलते हैं ट्रेनिंग में कि यार जो डर है ना इंसान को बहुत सी चीजें ना, मतलब करने से, एक्सपेरिमेंट करने से, एक्सप्लोर करने से रोकता है ना। एक लेवल तक ठीक है, लेकिन लाइफ में कहीं ना कहीं अगर हमें आगे बढ़ना है तो थोड़ा सा कैलकुलेटेड ही सही, है ना। थोड़ा सा हमें उस अननोन जोन को एक्सप्लोर करना चाहिए, जो आपको हमेशा नई लर्निंग भी देता और आपको तरोताजा भी रखता है लाइफ में। एक बच्चे को देखा, एक बच्चा रहता है हमेशा एक एक्सपेरिमेंट करने वाले मोड में। उसको, मेरे भतीजे हैं दोनों, उनको भाई साहब कुछ भी नया दिख जाए, यार ये क्या है, ये क्या है, इसको करते हैं, उसको करते हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी एनर्जी का सोर्स ही यही है कि कुछ नया करना, कुछ ऐसा करना जो अभी तक ट्राई नहीं किया, है ना। तो लाइफ में ये बड़ी कमाल की चीज है सर। एक तो आपका इंसिडेंट याद आता है, एक याद है आपको, हमने आपको एक बार एक प्रोग्राम में इनवाइट किया था, आई थिंक सरोवर पोर्टिको में एक प्रोग्राम था एज ए चीफ गेस्ट, आई रिमेम्बर है ना। याद है मुझे, तो बहुत बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम था। हाँ, तो वहां पे ना आपने एक टाइम को लेकर बड़ी इंपॉर्टेंट सी स्टोरी सुनाई थी, आपने, याद है तो आपको। क्योंकि हमारे यहाँ पे मैंने देखा जनरली लोग टाइम को, जैसे कई बार सेशंस के टाइम होते हैं हमारे, है ना, या जो नॉर्मल अगर हम लोग बात करें आम जिंदगी की, वहां पे लोग ना टाइम को तो ट्रेनिंग में सिखाते हैं लोग कि टाइम इज मनी, पैसा ही सब कुछ है, टाइम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। और कई बार जब प्रैक्टिकली उसकी भी बात आती है, तो मैं काफी लोगों को देखता हूँ कि वो भी शायद बगले जाने लग जाते हैं कि अरे यार ठीक है, ये बोलने में अच्छा लगता है, बट ये टाइम की एक्चुअली ऐसे वैल्यू, अगर हमने किसी को टाइम कमिट किया है, या हमारा जॉब का कोई टाइमिंग है ना, तो उसके बारे में आपने एक इंसिडेंट शेयर किया था, तो थोड़ा सा अगर आप बता पाए तो उस बारे में। संदीप, ये ट्रेजेडी है कि ये सिर्फ मैंने वहां नहीं, मैंने जिंदगी में बहुत जगह इसको शेयर किया है। और मैं सोचता हूँ अगर इतनी सी बात भी हम लोगों को समझ आए, और कम से कम हमारा यूथ अगर समझ ले, कितनी अजीब सा हादसा है। किसी की शादी है ना, कार्ड पे लिखा होता है 8:30 बजे आइए, तो लोग आपस में बात करते हैं, बीवी पूछती है घर वाले से, घर वाला बीवी से पूछता है हाँ भाई कब चलना है, 8:30 लिखा, 9:30 के करीब निकलेंगे, हमने जाके वहाँ बत्तियां थोड़ी जगानी है कि हम जाके दरिया बिछाएंगे। मतलब एवरेज ये फीलिंग है कि 8:30 का टाइम है, तो आप 10 बजे तक पहुंच जाइए, तो इट्स प्रॉपर टाइम। मीटिंग्स होती हैं, हम लोग 4:30 बजे टाइम लिखते हैं, मान लिया मीटिंग का टाइम है, तो लोग अपने घर से 4:30 बजे निकलने, तो उनका मतलब बड़ा प्रॉपर वेल इन टाइम जा रहे हैं। मैं उस इंसिडेंट से पहले जीवा पब्लिक स्कूल जो है, आई लव देम, जीवा इज ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, ऋषिपाल चौहान, मैंने उनसे बहुत सीखा है। एक बार मैं उनके स्कूल गया, सुबह 8 बजे स्कूल था, तो मैंने कहा सुबह सुबह टाइम पे गया स्कूल, 8 बजे स्कूल, और मैं जब 8 बजे वहां पहुंचा तो कोई एक आध बच्चा था गेट पे और कुछ भी नहीं, और मुझे लगा 8 बजे स्कूल का टाइम है, इस वक्त तो यहाँ भीड़ होनी चाहिए, लोग आ रहे हो जा रहे हो। लेकिन मैंने कहा पता नहीं छुट्टी हो गई, कोई हादसा हुआ शहर में, कैसे स्कूल बंद हो गया या कुछ भी। तो मैं बड़ा सोचता सोचता अंदर गया, ऋषिपाल जी के पास पहुंचा। पहला सवाल मेरा यही था कि क्या बात 8 बजे स्कूल का टाइम है और आपके बच्चे? बोले जी 8 बजे स्कूल का टाइम नहीं, 8 बजे क्लास के अंदर का टाइम है। हमारी बच्चे 8 बजे क्लास में अपने बेंच पे होते हैं, टाइम है। अगर यूं 8 बजे गेट का टाइम है तो फिर स्कूल का टाइम क्या होगा, इसका तो अंदाजा नहीं लगा सकते। दैट मीन्स बच्चे 7:45 से पहले पहुंच गया, 8 बजे नहीं, जब 8 बजे बच्चे अपनी सीट पे पहुंच जाएंगे तो बाहर कौन दिखेगा। ये उससे रिलेटेड है कि जब मैं जर्मनी में गया, बड़ा तंग रहा एक साल। मतलब ये समझ लो, कभी चाय मिलती थी तो उसमें दूध नहीं होता था, कभी चीनी नहीं होती थी, कभी चाय की पत्ती नहीं होती थी, दूध और चीनी होती थी, पानी होता था। मतलब ब्रेड खरीदते थे, ये मुझे उस जमाने में याद है, 80 फेनिक्स उस वक्त मार्क हुआ करते थे, 80 पैसे समझ लो एक ब्रेड आती थी, बड़ी हैवी सी, उसके 3 टुकड़े करते थे, और 3 दिन उस ब्रेड को खाना होता है चाय में डुबो के, और बड़ा लंबा अरसा, कई महीने तक करना पड़ा। बाद में तो ब्रेड शायद जर्मन गवर्नमेंट ने बंद कर दी कि ये ब्रेड नहीं, आदमियों खाने वाली नहीं है, उसको तो हैवी ब्रेड होती थी। उस दौरान में किसी तरीके से एक आदमी मिला और मुझे नौकरी लुफ्थांसा में ऑफर हुई। तो वहां पे क्या है, शिफ्ट जो होती है 5 से 2 और 2 से 5, 2 शिफ्ट होती है वर्किंग। तो मैंने जानना कोशिश की वहां ये 2 शिफ्ट क्यों होती है, ज्यादा काम करवाने के लिए है, लेकिन टाइम बड़ा हार्ड है, 5 बजे। तो फ्रैंकफर्ट में था मैं, तो जो जिस जैसे हमारी मेट्रो है इस तरह से स्ट्रासन बानों से बोलते हैं, मैं उसमें
जब गया तो 10 साल में मुझे याद नहीं हुआ 1 मिनट भी कभी लेट नहीं हुई थी। तो आप बैठिए, तो एयरपोर्ट पे मुझे मेरी ड्यूटी टाइम से 15 मिनट पहले एयरपोर्ट के अंदर प्लेटफॉर्म पे पहुंचाती थी। और वहां सामने 8-10 लिफ्ट लगी होती थी, एक ना एक लिफ्ट आपको खाली मिलती थी। तो 2 मिनट लगते थे मान लिया ऊपर उस हॉल में जाने में, जहाँ पे वी हैव टू चेंज आवर क्लोथ्स, हमें कपड़े बदलने होते थे। 5-7 मिनट, 8 मिनट कपड़े बदलने में लग जाए, 10 मिनट, तो भी 5-7 मिनट स्पेयर होते थे मेरे पास। और वो हॉल था, उसकी 3 सीढ़ियां उतर के अंदर चले गए, अंदर कुर्सियां थी। इट वॉज ए मूविंग बैंड जिसपे काम होता था। तो मैं अपनी कुर्सी पे जाता था और काम शुरू हो जाता था। 3 दिन के बाद मुझे गेट पे उन्होंने एक वार्निंग लेटर दिया। और लेटर ये था, जर्मन में था, मैं पढ़ नहीं सकता था अच्छी तरह से, थोड़ा बहुत समझ आया। तो मैं किसी के पास गया, उसने बताया इसका मतलब यह है कि तुम 3 दिन लेट आए हो काम पे, इसलिए आपको वार्निंग है कि आप ड्यूटी खत्म होने के बाद 2 बजे के बाद वहां जाएंगे बॉस के पास, और वहां इसका जवाब देंगे। और जवाब अगर सेटिस्फाइड हुआ ठीक है, वरना इट्स लास्ट डे ऑफ योर जॉब, आपकी नौकरी खत्म। तो चौथे दिन घर जाने की बात सुन के 1 साल के बाद नौकरी मिली थी भूखे रह के, तो बड़ा मुश्किल लगा। पर मैं बड़ा गुस्से में गया उस दफ्तर में। मिस्टर पियान थे, Jewish but a wonderful man। तो मैं उनके सामने गया और मैंने कहा बैठते बैठो। मैंने कहा बैठो, क्या ये क्या है, व्हाट इज दिस? 3 दिन लेट आने का लेटर दे दिया आपने, साथ कह दिया अभी निकाल देंगे आज के बाद। तो मैं तो 1 दिन भी लेट नहीं आया। ये जर्मनी में ऐसा होता है क्या, किसी का लेटर किसी को दे दो? बोले हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो हम उस आदमी को वार्निंग देंगे, सजा देंगे उसको जिसने गलत लेटर लिखा। बैठो ना। मैं बैठ गया। तो एक कार्ड लाया गया मेरे सामने। तो मैं बड़ा हैरान था, कार्ड मैंने तो कभी पंच ही कोई नहीं किया, मैंने कार्ड देखा ही नहीं, ये किसका कार्ड आ गया? तो कार्ड मेरा ही था, नाम लिखा था उसमें। तो मैंने पढ़ा वहां कि 5:08, 5:04, 5:05। फिर मैंने, मेरा वो कार्ड टाइम बंद था। तो उन्होंने बताया ये ऑटोमेटिक है, जब अपनी सीट पे आके वर्किंग सीट पे बैठते हो, आबाइट प्लस बोलते हैं उसे, वर्क शीट आपकी, वहां बैठते हो तो अपने आप पंच हो जाता है। मतलब हाल में घुसने से आप नौकरी पे नहीं आए। नौकरी की मीन्स अपनी जॉब की सीट पे बैठते हो, उसको नौकरी बोलते हैं। जब मैंने सेकंड पढ़े तो मैंने हाथ जोड़ लिए उनको, भैया मुझे माफ कर दो, पियान साहब आई एम वेरी सॉरी, मैं बड़ा गुस्से में आया हूँ, लेकिन मेरा गुस्सा खत्म हो गया। यस यू राइट। इतना तो मैं लेट 5 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड, मैं लोगों से बातें करता था, हाँ भाई तेरा क्या हाल है, कैसे, और दौरान में 5 सीट गुजर गए। अब नई नई दोस्तियां, नए नए लोग, तो खूबसूरत लड़कियां भी थी, दोस्त थे। अब बात तो करोगे आप, हाउ कैन यू जस्ट फॉरगेट देम? तो मतलब ये उनका कहना यह है कि कोई बातचीत नहीं करोगे, कोई नमस्ते नहीं करोगे, काम के लिए आओ तो काम बैठो, नमस्ते करने का टाइम नहीं है। सो दैट्स अ कंट्री वेयर आई अंडरस्टूड कि 4 सेकंड लेट आने पे आपको ऑन किया जा सकता है। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि तुम अगर सोचते हो 4 सेकंड पे हम आपको गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। 40 आदमी है इस बेंच पे, इस पे आप काम करते हो, और 10 आदमी है जो आपको लुक आफ्टर करते हैं, 50 आदमी। अगर आप 4 सेकंड आपने सारे इन आदमियों को लेट किया है तो 50 200 सेकंड हो गए। तो आपने, आपको लगता नहीं कि इतना नेशनल टाइम आपने खराब किया है? एंड दैट्स हाउ दे थिंक। सो संदीप, हम कुछ ना करें, हमें कुछ नया कमाने की जरूरत नहीं है, कुछ नया काम करने की जरूरत नहीं है। जो हम रोज गवाते हैं इसका आधा बचा ले तो हमारे मुल्क की हालत और इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ, वी आर वेस्टिंग अ लॉट, वी आर स्पॉइलिंग, वी आर फॉरगेटिंग। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ अभी। जी। जब मैंने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग शुरू किया, तो ये स्टोरी मैंने आपके आई थिंक 15-16 के आसपास, 15 के आसपास लग रहा है मुझे, 15 में या 16 के आसपास सुनी होगी मैंने। तो मैंने जब अपना कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करियर शुरू किया, तो जिस कंपनी में ट्रेनिंग करता था वो सेल्स होती थी वहाँ पे, फ्लैट्स वगैरह जो बिकते हैं, जी। फ्लैट्स वगैरह, अपार्टमेंट्स वगैरह का सेल होता था। तो उसमें करीब 30-35 लोग थे, और उसमें जो एक सबसे हाई परफॉर्मर था जिसकी सबसे ज्यादा इंसेंटिव बनता था, तो मैंने उससे बुलाया, मैंने कहा भाई इधर आ तू। आया जी भाई साहब, मैंने कहा तुम ये ईमानदारी से बताना, क्योंकि मैं थोड़ी सी, पता नहीं क्यों, थोड़ी सी, मैंने कहा जो बात करनी हो ना तो सीधी सीधी बात करते हैं। मैंने कहा तुम अननेसेसरी उसमें कुछ नमक मिर्च मिलाओगे तो मैंने कहा मजा नहीं आएगा। मैंने कहा तुम ईमानदारी से ये बताओ, तुम्हारा सुबह 10 बजे का टाइम है मान लो आने का, और शाम को 6 बजे का या 7 बजे का टाइम है तुम्हारा क्लोज करने का, तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम ईमानदारी से कितने घंटे काम करते हो? 9 घंटे हो गए कैलकुलेशन में तुम्हारे मान।
और जो सबसे टॉप परफॉर्मर है वहां का, टॉप परफॉर्मर जिसकी सबसे अच्छा रिजल्ट्स आ रहे हैं, एंड ही सेड सर मुश्किल से 3-3.5 घंटे। अच्छा, तो बाकी लोग उसकी तरफ देख रहे हैं, कह रहे भाई 3-3.5 घंटे में ये परफॉर्मेंस है। कह रहे जो मैं लग के काम करता हूँ वो 3-3.5 घंटे होता है, बाकी तो मैं अपना मस्ती कर रहा हूँ या अपने आप को रिलैक्स कर रहा हूँ या मैं मस्त जो भी कर रहा हूँ, मैं कह रहा मेरा अपना हिसाब से वो ठीक है वो चीज है। मैंने कहा यार ये भी चीज है। फिर मैंने दूसरा, हम ना एक स्टोरी शेयर करते हैं, एक बड़ी अच्छी किताब है यू कैन विन के नाम से, जीत आपकी के नाम से। शिव खेड़ा जी काफी फेमस मोटिवेशनल स्पीकर है हमारे भारत देश के, तो उनकी किताब में स्टार्टिंग में स्टोरी है जिसको बोलते हैं शार्पन योर एक्स, है ना। तो उस कहानी का मतलब ये है कि जितना आप काम कर रहे हो वो अपनी जगह ठीक है, बट जब तक आप अपने स्किल को, अपने माइंड को, अपने नॉलेज को शार्प नहीं करोगे तो आपकी वैल्यू कैसे बढ़ेगी लाइफ में, राइट, है ना। तो मेरा मेरा पर्सनल सर एक्सपीरियंस ये है कि आप जितना टाइम आप एक्टिवली वर्क कर रहे हो वो अपनी जगह अच्छी बात है, बट आप 1-2 घंटा 3 घंटा अपने आप को शार्प करने में तो लगाएं। वही मुझे लगता है टाइम का एक बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। ऑफ कोर्स एक्टिव वर्क भी करना ही है आपको जो आप कर रहे हो उस इसमें। और जो आपने टाइम को रिस्पेक्ट की जो सेकंड्स में बात बताई, तो सही बताऊं मेरे उस टाइम में ना रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने कहा भाई साहब हमारे यहाँ तो शायद ये कॉन्सेप्ट ना नीचे से लेके ना ऊपर वाले तक सिखाना चाहिए, क्योंकि जो सिखाने वाले बंदे हैं ना वही टाइम पे नहीं है। जो बंदा सिखा रहा है बेचारा वो खुद ही टाइम पे नहीं है, तो वो क्या सिखा रहा है भाई। बट इट इज पॉसिबल संदीप। इट्स पॉसिबल, यस कुछ मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए। हमारी एक संस्था है पीपल्स पार्लियामेंट, तो हम लोग उसकी एक फोर्टनाइटली एक मीटिंग किया करते थे, और शहर की क्रीम बहुत अच्छे लोग जो थे उसमें आते थे। और हमारा वहाँ कुछ नहीं, तरीका ये था कि हमको एक टॉपिक, जो शहर की कोई भी एक प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, उन दिनों मुझे याद है वन ऑफ द प्रॉब्लम रेलवे स्टेशन फरीदाबाद का, जो ओल्ड का, यहाँ पे पहली सड़क है फरीदाबाद में, हिंदुस्तान में, जो मेन रोड है रेलवे स्टेशन, जो एंट्री है शहर की, और यहाँ पेडेस्ट्रियन लेन नहीं है। आज की बात नहीं है, 20 साल से पैदल चलने के लिए रास्ता नहीं है। एक तरफ लोगों ने रेडियां खड़ी की हुई हैं, रेडियां हैं सारी की सारी खड़ी, टूटी हुई रेडियां जिनको हमने लोगों ने पार्क कर रखी है, खाली स्टोर कर रखी है स्टेशन की एक तरफ, दूसरी तरफ लोगों ने, दुकानदारों ने इंक्रोचमेंट कर रखी है। और तो और एक मंदिर बना दिया गया ऐसी जगह पे जहाँ चलने के लिए रास्ता नहीं है। वहां हमारी सरकार कितनी भगत है, परमात्मा का नाम लेके रेलवे स्टेशन मेन रोड के ऊपर एक सड़क बना दी। तो उस रोड के बारे में हमने डिस्कस किया, शहर के लोगों को बुलाया कि यार ये बताओ कैसे हो सकता है कि एक शहर में आदमी बाहर से आए, और भीड़ होती है जब गाड़ी से लोग उतरते हैं हजारों की तादाद में, और सड़क है नहीं, जो कार के आगे से आदमी पैदल जा सकता है, उसके लिए पैदल जाने के लिए रास्ता कोई नहीं है। वी डिस्कस्ड इट, और डिस्कस करते वक्त कोशिश करते हैं कि रेलवे के किसी अफसर को, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के किसी दफ्तर को, इन लोगों को बुलाया जाए और इनसे बात की जाए कि ये लोग हमें खुद सुने अपने कानों से कि कितनी बड़ी परेशानी है लोगों को, क्या हो रहा है, और उसके बावजूद ये देखें कि भाई हमें क्या करना है। क्या जुल्म नहीं है कि आप बिना वजह लोगों को पैदल चलने की सड़क नहीं, इतनी रश वाले, वहां टक्कर भी होती है, रिक्शा वाले मारते हैं एक दूसरे को, उठाई गिरी होती है, लोग चोरी जेब काटने वाले को ज्यादा मौका मिलता है, ऑल दैट। तो मैंने ये महसूस किया वहां कि वो अफसर आते थे तो बातचीत होती थी, फिर वो उसको अपने आप ही ठीक करने की कोशिश करते थे बजाय कोई लोग दरखास्तें दें। लेकिन हैरानगी हंसने वाली बात ये कि सामने मतलब जॉइंट कमिश्नर लेवल के आदमी को सामने बिठाया गया, एसडीओ एक्शन बैठे, रेलवे के भी अफसर बैठे, लेकिन इतनी रिश्वतखोरी, पैसा और प्रभाव, इतनी बड़ी चीजें हैं। वो सड़क आज भी फरीदाबाद की रेलवे रोड फरीदाबाद की, उसमें कोई पेडेस्ट्रियन लेन नहीं है, ना उसके एक तरफ ना दूसरी तरफ। आज भी सवारियों को सामान उठा के सड़क पे चलना पड़ता है। तो बात क्यों सुनाई आपको मैंने कि जब हम इसको हमने डिस्कस किया जब पीपल्स पार्लियामेंट में, तो इसलिए किया था कि शायद ऑफिसर्स इसको महसूस करेंगे और बात अपने आप सुलझ जाएगी। वो नहीं कर पाए, लेकिन ऐसे भी कई मसले थे जिनको हमने डिस्कस किया। तो होता क्या था वहां, जो तकलीफ वाली बात क्या थी, शाम के 4:30 बजे का टाइम होता था, तो 4:30 बजे पहला आदमी आता था, दूसरा आदमी आता था, तो मुश्किल हो गई। तो हमने कहा ठीक है, इसका तरीका, तो नेक्स्ट इनविटेशन जब हमने थ्रू नेट दी, उसमें लिखा प्लीज नोट दैट मीटिंग विल स्टार्ट शार्प
4:30 लिख दिया। उस दिन को 8-7 आदमी टाइम पे आ गए, 20-30 आदमी आया करते थे। हम लोग अंदर गए और बोले जी वेट करते हैं, मैं वेट नहीं करते, चले। हमने मीटिंग शुरू की शार्प 4:30 जो भी टाइम था, और 15 मिनट में अपना मसला 20 आधे घंटे में निपटाया। तो 5 बजे हम लोगों ने उसको वाइंड अप किया, बाहर आए, हॉल बंद किया और चले गए। अब वो जीवा में होती थी, जो लोग बाद में आए गाड़ियों पे आराम से देखते देखे, फिर बड़े खुश हुए कि अभी कोई भीड़ भाड़ नहीं है, तो मतलब हम लेट नहीं हुए। तो उनको पता लगा भाई वो तो गए, मीटिंग खत्म हो गई। एंड 3 बार ऐसा करने के बाद हमारे यहाँ उस मीटिंग में 4:30 10 मिनट कम पहले, 4:30 से 10 मिनट पहले मान लिया 2-3 आदमी, लेकिन ठीक टाइम पे, and every person will come and we'll be in our seat at the right time। तो कोशिश करने के बाद आई थिंक काम हो सकता है, लेकिन इच्छा शक्ति चाहिए, पहले करने के लिए मन चाहिए। करवाने वाले ही नहीं चाहते वक्त पे शुरू हो, तो फिर करने वाले क्या करेंगे। And मेरा ख्याल है यू एज अ प्रमोटर, एज ए पब्लिक स्पीकर, इस बात का ख्याल रखो कि अगर हम ये काम कर देंगे तो बहुत बड़ा काम है। हमें लोगों को चरित्र सिखाने की जरूरत नहीं है, सच बोलिए और पूजा पाठ कीजिए और भारत माता की जय कीजिए, सब बहुत जरूरी चीजें हैं, होनी चाहिए। लेकिन अगर वक्त की पाबंदी नहीं तो क्या करेंगे आप तरक्की करके? आपके पास पैसा है और आपके पास वक्त नहीं है, आप देश का वक्त नुकसान कर रहे हैं, सोसाइटी का वक्त नुकसान कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक इट्स वाइज टू, बड़ी ऊंची ऊंची बातें करने से पहले बेहतर है कि हम इस वक्त जैसी चीज को समझे कितनी वैल्यूबल है। जी, थैंक यू सर फॉर शेयरिंग दिस, क्योंकि ये आपने सही कहा कि जब हम 2-3 बार ऐसा स्टेप उठा लेते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं, तो बाकी लोगों को ज्वाइन करने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन जब वो बार-बार ये देखते हैं कि भैया जब तक हम नहीं जाएंगे तो मीटिंग ही शुरू नहीं होगी, तो ऐसा लगता है कि भाई फिर उन्हीं का इंतजार करना है बाकी लोगों ने जाके यहाँ पे। तो ये आपने एक बड़ा अच्छा सुझाव दिया कि हम समय के साथ चलेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। और समय की रिस्पेक्ट करना, अपने टाइम की रिस्पेक्ट करना और दूसरे बंदे के टाइम की रिस्पेक्ट करना, तो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट है एक इंसान के लिए, है ना। एक और मुझे छोटा सा वाक्य याद आ रहा है। हाँ जी। एक व्यक्ति थे जो इस समय की बड़ी रिस्पेक्ट करते थे, तो उन्होंने अपने पीछे, जैसे मेरे यहाँ पे एक लगा हुआ ना, कुछ ये लगी हुई है पोर्ट्रेट वगैरह कुछ लगा हुआ है समथिंग, तो उन्होंने लिखवा रखा था वहां पे, योर टाइम इज इम्पोर्टेंट। ओके, योर टाइम इज तो बजाय इसके कि वो लिखे कि माय टाइम इज इम्पोर्टेंट, उसने लिखा योर टाइम इज इम्पोर्टेंट। तो अननेसेसरी बैठ के यहाँ पे अपना समय खराब ना करें। अगर सच में कुछ काम की बात है, रिलेवेंट है, तो ही आप यहाँ पे बैठ के डिस्कशन करें या कुछ काम की चीज करें। तो ये मैनेजमेंट में भी काफी जगह लोग इस तरह से की चीजों का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ये तो सर रहा एक और चीज। और मैं सर आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो पिछला आपने अभी काफी हेल्थ के बारे में काफी चीजें शेयर की आपने, आज हम सब बैठे हुए थे तो बताया कि पिछले आप 4-5 सालों से आप हेल्थ की फील्ड में काफी काम कर रहे हो, और आपने मतलब हेल्थ में और आयुर्वेदा के अंदर आपने बहुत सारी चीजें ढूंढ के निकाली कि एक इंसान बिना बहुत ज्यादा कुछ मेडिसिन वगैरह पे खर्च किए हुए कैसे अपनी हेल्थ को ठीक रख सकता है। तो इसके बारे में सर 1-2 इनसाइट शेयर करेंगे आप, जो आपको लगता है कि हम बाकी लोग भी उससे बेनिफिट पा सकते हैं, कुछ आपके इसमें कुछ इनसाइट? असल में जो मैं जानता हूँ, मुझे ध्यान है कि हमारी नानियां, हमारी दादियां, हमारी माएँ, वो सब जानती थी। लेकिन तब ये था कि शायद माँओं को, दादियों को उनकी इम्पोर्टेंस थी कोई, उनकी बातों की वैल्यू थी, उनका एक शेयर था, कमांड थी उनकी फैमिली के अंदर, लोग उनको सुनते थे। अब अनफॉर्चुनेटली दादियां और नानियां तो बेचारी बस त्योहार वाले दिन के लिए रह गई हैं, उनको प्रणाम किया जाए, माथा टेका, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है उनकी। लेकिन ज्यादा मैं माफी मांग के कह रहा हूँ दैट मोस्ट ऑफ द केसेस, अदरवाइज कुछ ऐसी दादियां नानियां भी हैं जहाँ वो बहुत, हमारे देश की नारी शक्ति बहुत मजबूत है, बहुत समझदार औरत है, और वो घरों को चलाने वाली असल में औरतें ही रही हैं युगों युगों से इस मुल्क में। तो मुझे ध्यान है कुछ बातें, इसलिए कि मैंने आपको जैसे बताया था कि मुझे खुद को कुछ प्रॉब्लम्स हुई, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता। आई वाज डायबिटिक, मेरे को शुगर भी थी, ब्लड प्रेशर था, कार्डियक प्रॉब्लम हो गई, मतलब ले देखे बहुत सारी चीजें एक साथ आनी शुरू हो गई। अप ए बिग एज, मतलब 60 साल की उम्र तक कभी गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ी, और 60 से 61 में आते आते बहुत कुछ हो गया। तो लंबी बात है, किसी डॉक्टर से मिला, चाइनीज डॉक्टर से, चाइना जाने का मौका मिला। फिर उसने बताया भाई इस सब का इलाज मैं बताता हूँ, और इलाज ये था कि उसने कहा आप अनाज छोड़ दो खाना।
मैंने कहा ये क्या मुश्किल है? बोले मुश्किल नहीं, करना बड़ा मुश्किल है, कहना बड़ा आसान है, फिर बड़ा दिल करता है यार एक रोटी खा लेते हैं, एक आधी रोटी खा लेते हैं। एनीहाउ नटशेल ये है कि मैंने उसको माना, और उसका नतीजा है कि मैंने पिछले 4 साल से, मुझे नहीं याद मैंने कोई टैबलेट खाया हो, एस्पिरिन भी खाई हो, मैं नहीं, गोलियां नहीं खाता हूँ, और आई एम हेल्दी। मेरा दिल भी, जिसके बारे में डॉक्टरों ने आज से 5-6 साल पहले अनाउंस किया था कि भाई वो 95% मेरी आर्टरीज बंद है, आज आर्टरीज खूब है, भाग सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, फुटबॉल खेल सकता हूँ, कैरम खा सकता हूँ, गाने गा सकता हूँ, नाच सकता हूँ, थिएटर करता हूँ, मतलब क्या है जो नहीं कर सकता, और मुझे कोई तकलीफ नहीं। इसके बदले में ये कहूँगा कि इसमें पहले क्या एक्सप्लोर करें, हम नया क्या करें, सबसे पहले कई गलत चीजें हैं जो हम करते हैं उनको छोड़ दें। जो आया खा लिया, जब आया खा लिया, बाजार भरा पड़ा है, मतलब लोग तंग हो गए सुनते सुनते, अब उन्हें कहते हैं जंक फूड मत खाओ, तो मैं नई बात क्या कहूंगा उनको। लेकिन हमारे घरों में, हमारे आसपास इतनी खूबसूरत चीजें हैं, मैं फल खाता हूँ, सब्जियां खाता हूँ, नट्स खाता हूँ, स्प्राउट खाता हूँ, ये मेरा मेजर खाना है। दूध भी नहीं पीता मैं, कर्ड कभी कभी मुझे पसंद है, छाछ पीता हूँ, लेकिन सब्जियों से, फल से, स्प्राउट से, नट से, इससे आपको इतना कुछ मिल जाता है कि आपका शरीर, यू फील सो फिट, सो गुड, और नॉट ओनली फिजिकली, आपकी सोचने की शक्ति, आपकी मेंटल स्टेटस, आपकी मेमोरी, एवरीथिंग बूस्ट अप। तो इसलिए शेयर करने वाली बात है कि जैसे मैं हूं, मेरे लिए, अब आम लोग कहते हैं अभी पत्ते मुफ्त की चीज है, मूलियां मंगवाते हैं घर में तो पत्ते फेंक देते हैं और मूलियां खा लेते हैं। इस तरह गाजर के पत्ते हैं, या कोई प्याज, इवन जो है प्याज की पंजाबी से कहते हैं भूख, तो पंजाबी के जो प्याज के पत्ते होते हैं, हरे प्याज के, तो मैं तो उनको भिगो के, धो के और काट के खा लेता हूँ सुबह सुबह, तो 100 ग्राम पत्ते खाता हूँ रोज, हरे पत्ते ना। लगने में वो बड़ी अजीब बात लगती है, लेकिन इट्स आयरन। आई थिंक फॉर वुमेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर सुबह सुबह एक 100 ग्राम पत्ते खा सके, जो अच्छी बात नहीं लगती है, सुनने में लगता है यार, मेरी माँ को, जब मुझे याद है मेरी माँ वाज, उनको आयरन की जरूरत थी, एनीमिया हो गया, तो मैं, किसी ने कहा जी साग ला के दो माँ को खिलाया करो, तो मैं रोज खूब साग लाता था। एक दिन मेरी माँ ने फ्रिज दिखाया, उसमें साग भरा पड़ा, बोली मैं तेरी माँ हूं कि गाय हूं, इतना उठा के लाता है। तो मैंने, उस वक्त मुझे नहीं समझ आई थी, अब समझ आ रही है। यस, अगर ये गाय की तरह ही समझ के हम 100 ग्राम ग्रीन पत्ते खा लेते हैं, तो वी कांट बी एनीमिक, खून की कमी नहीं हो सकती हमारे शरीर में। हम, बड़ी भारी चीज है, तो कोई मुफ्त की चीज है, मतलब इसको आप पैसे नहीं लगाने, कुछ नहीं, बेस्वाद चीज नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं आवड़ आप कर रहे हैं। मैं शेयर करना चाहता हूँ लोगों के साथ, तो कई जो अच्छी चीजें हैं उनमें, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बुजुर्ग दोस्त है मेरे, ने एक बार बताया कि बड़ का जो पेड़ होता है, इसकी एक डाली दातुन तोड़ लो आप, डोंट वेस्ट, बड़ी बड़ी डालियां मत तोड़ो, छोटी सी तोड़ो जब भी आपको जरूरत हो, और 1 इंच का टुकड़ा उसका धो के मुंह में रख के उसको खूब चबाओ, उसका पानी सलाइवा के साथ मुंह में इकट्ठा हो जाएगा, उसे अंदर मत ले जाइए, बाहर मत, अंदर जाके नुकसान कोई नहीं, इट्स अ गुड थिंग, लेकिन उसको मुंह में रखिए, वो दांतों में रहेगा। मैं दावे से कह सकता हूँ संदीप, जो आदमी ये करे, शुरू शुरू में तो आपको 8-10 दिन, 15 दिन रोज करना पड़ेगा, उसके बाद हफ्ते में 2 बार करेंगे ना, आपके दांत को जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं आ सकती, और आपका दांत जब तक आप जिंदा है एक भी गिर नहीं सकता। तो इसमें बताइए, पैसा लगता है, ढूंढने जाना पड़ता है, बट देयर गोल्डन थिंग्स लाइक दैट। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनको करके आप अपने जिस्म के अपने अलग अलग हिस्सों को, अपने शरीर को मजबूत रखते हैं। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ, मतलब आज में से आयुर्वेदा की मीटिंग नहीं बनाना चाहता, ताकि लोगों ने इस बारे में बहुत कुछ सुन रखा है और बेवजह लोग सुनना नहीं चाहते, लेकिन इतना ही काफी है कि अनाज ना खाना, आप क्या और खाओ उसको छोड़िए, अनाज ना खाना, सब्जियां, फल, स्प्राउट्स, नट्स, ग्रीन लीव्स खाना, ये अपने आप में आपकी कास्ट, लिविंग कास्ट को कम करते हैं, आपके मूड को, आपके शरीर को, आपके जेब को फायदा देते हैं, और आपकी हेल्थ को, यू आर अ गोल्डन पर्सन। तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि डीप स्टडीज हैं, कई कई ऐसी चीजें हैं जो बहुत अच्छी हैं, जो खानी चाहिए अलग अलग बीमारियों में, अलग तकलीफों में, अलग कष्टों में, लेकिन मैं कहता हूँ अगर इसको मेंटेन करें तो कष्ट आएगा ही नहीं, फिर आपको दवाई खाने की जरूरत क्या है। मैं माफी मांग के कह रहा हूँ कि जो हमारी, मैं एलोपैथिक डॉक्टरों के खिलाफ नहीं हूँ, मेरे बड़े डॉक्टर दोस्त हैं, मुसीबत में, इमरजेंसी में जरूरत भी पड़ते हैं डॉक्टर, वहाँ आयुर्वेद नहीं काम कर पाता,
हड्डी टूट जाए तो आयुर्वेद का काम लंबा हो जाएगा, तो मुझे एलोपैथिक डॉक्टर से जाके अपनी हड्डियां जुड़वानी पड़ेगी। तो मैं एलोपैथी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये भी बड़ा सच है कि एलोपैथी की दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो मेडिसिन इंडस्ट्री है, ये लूट रही है दुनिया को और हमारी बीमारी का कारण बन रही है। इनका फॉर्मूला है कि अगर लोग हेल्दी हो गए तो फिर हमारी कंपनी कैसे चलेंगी, दवाई कैसे बिकेंगी। इसलिए दे डोंट लेट यू हियर एंड फॉलो द राइट थिंग्स। फल मीठा खाने से मना करते हैं डॉक्टर, आम मत खाओ, केला मत खाओ, मीठा है, आपको डायबिटिक है। आयुर्वेद कहता है डायबिटिक हो तो खाओ फल, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि उसमें वो फलों का जो मीठा है, जो फ्रुक्टोस है, वो आपको किसी भी तरह से नुकसान नहीं करता। लेकिन नो डॉक्टर टेल्स, कभी कोई डॉक्टर इस बात को नहीं बताता, क्योंकि अगर आप फल खाओगे तो आपकी शुगर कम होती है, आप इंप्रूव करते हो, तो वो नहीं बताते इस बात को। सो बहुत सारी यही चीजें हैं। तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि यस, हमारी अपनी जो सात्विक जिंदगी है, जो हमारी माँ नानी के जो फार्मूले हैं, जो हमें पता है, अब दातुन नीम से किया जाए कोई बड़ी बात थोड़ी है बताने वाली, जो इसको कोई बड़ा आदमी बताएगा, लेकिन अब नहीं लोग करते। वो बाजार से 255 रुपए का पेस्ट ले करते हैं तो अच्छी बात है, इसमें बुराई नहीं है। लेकिन अभी भी जो लोग घूमते वक्त एक दातुन ले करते हैं, उनके दांत मजबूत पत्थर की तरह दांत है, वो काम कर रहे हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरा असली फील्ड लिटरेचर है, जिसपे मैं काम करता हूँ, जो मेरी जिंदगी है, थिएटर एंड लिटरेचर। आयुर्वेद तो मेरी एक सिक्योरिटी है, मेरा एक पार्ट टाइम है, जिसको मैं अपने लिए करता हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न थिंग्स एंड उनको अप्लाई करना चाहता हूँ। मेरे घर में भी डॉक्टर की बड़ी कम कमी है, मतलब एंट्री नहीं है, हम डॉक्टरों के पास बहुत कम जाते हैं। कारण यही है कि जिंदगी को थोड़ा सा बदला हुआ है। थैंक यू सर। ये मुझे ना आपकी बातों से दो चीजें क्लिक हुई। एक तो ना हमारे ना एक पतली सी किताब आती थी, मुझे याद है जब मुझे किताबें खरीदने का शौक था, तो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पे, इवन बस के अंदर ना एक घर का वैद्य के नाम से एक छोटी सी किताब आती थी। बिल्कुल बिल्कुल, और और नानी के नुस्खे, दादी नानी के नुस्खे, और उसपे शायद ऐसी जो हम लोग कहते हैं कि यार बीमारियों पे आज हम लोग हजारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, उसमें घर के इलाज होते थे, शायद जो ज्यादातर लोगों ने, मुझे लगता है कि आज के टाइम में शायद ट्राई भी ना की हो। जी और घर में बनी हुई चीजों के, जो घर में हम लोग किचन में चीजें यूज करते हैं, तो उससे हम लोग काफी चीजों को कर सकते हैं। जैसे आपने एक बरगद वाला एग्जांपल दिया दांतों को मजबूत करने के लिए, क्योंकि डेंटिस्ट का अपने आप में एक बड़ा कॉस्ट है, अगर आप थोड़ा सा देखें तो आज की डेट में। और दूसरा सर, मुझे ये याद आ रहा है आपकी बातों से कि हम अपने घर की मुर्गी को ना बहुत दाल बराबर समझते हैं, पता नहीं क्यों। आयुर्वेद हो, चाहे नेचुरोपैथी हो, चाहे योगा हो, हमारे को हम इन चीजों में, जिसमें थोड़ा सा ये बोलते हैं कि अपना लाइफस्टाइल और खान पान चेंज कर लो थोड़ा, है ना। लाइफस्टाइल और थोड़ा सा खान पान चेंज कर लो, तो आपको 70-80% बीमारियां तो वैसे नहीं होंगी। आप कितना टाइम और कितना मनी खर्च हो जाता है आपका सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। और एक हमारी जगह पे बताते हैं कि जो 7 सुख बताते हैं, तो सबसे पहला सुख बताते हैं निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, है ना, ऐसा कुछ, या जो भी है, तो ऐसे कर करके 7 बताते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो शरीर का सुख है, अगर ये सुख इंसान के पास में नहीं है, तो बाकी सारे सुख इंसान को अधूरे से लगते हैं, क्योंकि शरीर के साथ आप बुद्धि काम नहीं करती है फिर, अगर बुद्धि भी शरीर काम नहीं करती है। वो हो भी अगर आपके पास, आप साइंटिस्ट हैं बड़े भारी, जी। लेकिन आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द है, तो आपकी साइंस फिर आपको, आपकी नॉलेज शेयर थोड़ी होती है। आपका टाइम तो अपनी हड्डी में देखने में लगेगा ना। छोटी बातें हैं यार संदीप, हमारे माँ बाप कहा करते थे, हम अब लोग कहते हैं, हर आदमी कहता है आप पानी पियो। यार अगर पानी, अगर दिन में अगर आपको कोई कहे आप घड़ी देख के पानी पिए, अगर प्यास को छोड़ो, हर घंटे में 1 गिलास पानी पियो, कुछ मुश्किल है इसमें? ये जितनी क्रीम्स लोग लगाते हैं चेहरा ग्लो करने के लिए, आपकी स्किन अच्छी होगी, मेरा ख्याल है पानी पीने से अपने आप ही आपकी स्किन भी ग्लो करेगी और आपका चेहरा भी ग्लो करेगा और आपकी कई तकलीफें खत्म हो जाएगी। इट टेक्स आउट मेनी टॉक्सिक्स। आप इन्फेक्शन से बचते हैं पानी पीने से। तो पानी पीना भी कोई ना माने तो फिर क्या करोगे आप? ये सर, मुझे मुझे पता क्या, एक बड़ी एक खतरनाक सी वाली ना ऑब्जर्वेशन आती है मुझे। जी मुझे ये लगता है कि इस धरती के ऊपर इंसान को छोड़ के प्रकृति की हर चीज, जीव जंतु अपना काम ईमानदारी से करते हैं। बिल्कुल, ये और बात इंसान, मुझे लगता है कि इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास ना प्लेथरा ऑफ चॉइसेस है, कि भैया प्रकृति में जो भी जीव है ना, वो सारा अपना काम ईमानदारी से करते हैं। मैं चूहों का बताता हूँ अपने घर के अंदर। भाई साहब, हम हर साल प्रयास करते हैं कि चूहे खत्म करें, और हर साल चूहे ईमानदारी से अपना काम करते हैं, जगह जगह बिल बनाते हैं, और भाई साहब वो जो करना है उनको करते हैं। हर साल उनकी जनसंख्या भी बढ़ती है सेम,
उसी पैटर्न पे, और हम फिर वहीं के में सुस्त हो जाते हैं, अरे अब कितना करें यार, अब इसको क्या करें, अब छोड़ो, इसको रहने देते हैं। प्रकृति का मैंने जितने भी जीवों को देखा है, चाहे चींटी को देख लो आप, वो अपना काम ईमानदारी से करती है। मेरे घर के आसपास बहुत सारी चींटी है, अब उनको पता नहीं खाना कहाँ से मिलता है, नहीं मिलता, भाई साहब वो आपको कभी ऐसे खाली बैठी दिखेंगी नहीं कि जी मैं खाली बैठी हूँ, आज मुझे खाना नहीं मिला। इंसान के पास इतनी चॉइसेस है कि वो उनका अगर सही से इस्तेमाल ही ना करे, क्योंकि भगवान ने इतना दिया ना उसको, इतना डेवलप भी किया उसने, और लेकिन कहीं ना कहीं हैरानगी है संदीप कि ये चूहे हो या चींटियां हो, आयुर्वेद ही एक है हमारी जो लोकल साइंस जो है ना हमारी, उसके पास इसके बड़े हल्के सस्ते ईमानदारी वाले इलाज हैं कि आपके चूहे जो है ना घर छोड़ के चले जाएंगे, आएंगे नहीं। और वो मैं अभी उसको डिस्कस नहीं करना चाहता स्क्रीन पे, कभी बैठ के आराम से या किसी दिन एक दिन खाली एक सेशन रखेंगे। मेरा कहने का सिर्फ इतना सा अभिप्राय है कि इंसान की जो कॉन्शियसनेस है, उसका मतलब ये है कि वो अपनी लाइफ की चॉइसेस अच्छी करे। जी मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है, तो अगर हम अपनी चॉइसेस में कॉन्शियसनेस ले आए कि हम अभी क्या कर रहे हैं, उससे हमें क्या मिल रहा है, उससे हमें क्या फायदा हो रहा है, चाहे फिजिकली फाइनेंशियली जो भी आपको उसके पैरामीटर्स बनाने हैं, तो एक समझदार इंसान के मुझे लगता है कि समझदारी वाली चॉइसेस होती हैं डे टू डे लाइफ में, जी है ना? चाहे वो खाने को लेकर हो, चाहे पीने को लेकर हो, चाहे अपने शब्दों को लेकर हो, चाहे हाँ अपने विचारों को लेकर हो। तो अगर ये हम लोग थोड़ा-सा चॉइस सीख जाएँ कि हम कॉन्शियसनेस वाली चॉइसेस लाएँ, तो मुझे लगता है लाइफ को बेहतरीन बनाना और व्यवस्थित बनाना और अच्छा बनाना बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। बहुत सारा लिटरेचर, बहुत सारे वीडियोज़, यूट्यूब पे बहुत कुछ अवेलेबल है। बात ये है राइट कि वो कॉन्शियसनेस आ जाए कि बेटर चॉइसेस हम लोग कर पाएँ लाइफ में, है ना? लास्ट सर एक आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने बोला कि जो आपकी लाइफ है वो थिएटर है और लिटरेचर है। तो उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ कि शायद हम इस बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाए, लेकिन मैंने काफ़ी जगह देखा आपको कि आई थिंक फरीदाबाद में कॉलेज है, नेहरू कॉलेज, तो वहाँ पे आपने कई सारे ड्रामे, थिएटर को आपने शायद डायरेक्ट किया है, ऐसा मुझे देखने को मिला है, और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आप इसमें बहुत एक्टिवली भी इन्वॉल्व भी रहते हैं। किताबें का तो शौक है ही आपको, मैं देखा हूँ कि काफ़ी लिखने का भी है, और लोगों को जो लिख रहे हैं उनको आगे प्रमोट करने का, पब्लिश करने का, और उनको आगे पहचान दिलाने का भी रहता है। संदीप देखो, लिटरेचर वैसे तो हर आदमी की जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। उसका कारण ये है कि पहले तो मुश्किल होता था, किताबें खरीदते थे, दूर होती थी, ये था वो था। अब तो ये हालत है कि आपको किसी भी तरह की विजडम आपको चाहिए, नॉलेज चाहिए, आपके अवेलेबल है इजीली। मैंने शायद मेरे पिता जो हैं वो, उनकी वजह से ही इज माय बेस्ट टीचर। साहित्य, थिएटर, मैं कभी कभी महसूस करता हूँ कि अगर मैं अपने बाप, जो उनकी पर्सनैलिटी थी, उसका 10% भी बन जाता तो शायद आज मैं दुनिया का एक बहुत ही अहम आदमी बन जाता। I couldn't become even 10%, 5% of his personality. Reason, he was very strong. I think फरीदाबाद के, मुझे इस बात को कहने की जरूरत, देखिए बहुत से लोग जानते हैं कि जब ये शहर बसा 1952 में, शहर ये बना था, उससे पहले लोग टेंटों में रहते थे, तो पंडित जगत प्रकाश संघ एक बहुत बड़ा नाम था यहाँ। उन्होंने इस शहर के बसाने में बड़ी मदद की। फरीदाबाद ने ये राम नाटक, रामलीला की शुरुआत थिएटर की 52 में उन्होंने थिएटर किया। और अजीब सी बात है कि उस जमाने में जब लोगों को खाने की चिंता थी, लोग बर्बाद होकर पाकिस्तान से आए थे, कुछ भी नहीं था, जीना मुश्किल था, उस जमाने में चंद लोग थे, उनमें से एक मेरे फादर भी थे, जिन्होंने लोगों के मोरल को खड़ा करने की कोशिश की, उनको जिंदा करने की कोशिश की, उनको यूनाइट करने की कोशिश की, उनको उनके दुखों को भूल के कुछ और सोचने के लिए भी मजबूर किया। तो मुझे उन्होंने 5 साल की उम्र में थिएटर के स्टेज पे खड़ा किया, तो बड़ी अजीब सी बात थी, बट वो एक ऐसा एक्सपीरियंस था, एक ऐसी शुरुआत थी जो घर से शुरू हुई, तो थिएटर मेरी जिंदगी बन गया। मैंने हिंदुस्तान में, जर्मनी में, इंग्लैंड में बहुत जगह जाकर थिएटर किया, यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ बहुत काम किया, जो हरियाणा की यूनिवर्सिटीज हैं इनमें यूथ फेस्टिवल्स में मेरे बहुत से प्ले लोगों ने खेले, बहुत अरसे तक खेले। मैंने खुद को बहुत सारे प्ले डायरेक्ट किए, नेहरू कॉलेज के साथ मिलके मैंने थिएटर में बहुत काम किया। लिटरेचर, पोइट्री, इस पे बहुत सारा काम, बहुत सारे साल सतीश आहूजा जी के साथ मिलके डीएवी कॉलेज में भी किया। मुझे आनंद आता है यंग बच्चों के साथ काम करके, लिटरेचर और आर्ट पे काम करके। ऐसा लगता है कि मुझे आई गेट चार्ज्ड अगेन। मेरी उम्र कम होती है,
मैं ज्यादा जवान महसूस करता हूँ, एक्टिव महसूस करता हूँ। उन बच्चों की एनर्जी मुझ तक आती है एंड रिजल्ट्स भी आते हैं जब बच्चे इनाम लेके आते हैं। आई रिमेम्बर बहुत बार ऐसा हुआ कि अक्सर जिन बच्चों को ट्रेन किया, जिनको बोला इनाम लेके आए, मतलब ये बात सच है कि प्रोफेसर सत्यपाल फोगाट, एसपी फोगाट, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर है, इज अ वंडरफुल मैन। टीचर शब्द को जेन्युइनली अगर माना जाए ना वो टीचर है, तो बहुत कम लोग आज के जमाने में असली टीचर होते हैं, लेकिन वो असली टीचर है। वो स्टूडेंट के इंटरेस्ट को, उसके उसके प्रोटेक्ट करने को, उसका साथ देने के लिए, उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए फोगाट साहब बहुत काम करते थे। तो एक जमाना था आज से कई साल पहले, राकब सिंह जी प्रिंसिपल थे नेहरू कॉलेज के और प्रोफेसर फोगाट मैथमेटिक्स के थे, लेकिन वो एक्टिव थे बहुत। तो मेरे से मिले, दोस्ती हुई, तो कहने लगे यार नेहरू कॉलेज में तो इनाम आते नहीं, हम लोग जाते थे पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन इनाम नहीं आते, तो कुछ किया जाए। ये बातचीत शुरू हुई तो हम लोगों ने, छोटी सी टीम थी हम 3 आदमियों की, जिसमें बाद में कुछ और लोग भी आके जुड़े। तो फोगाट साहब ने राकम सिंह साहब को ये कहा कि भाई हमें कुछ फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। तो मैं इतना जानता हूँ कि जब मैंने उस कॉलेज में गया और ट्रेनिंग को हमने शुरू किया, तो उस वक्त 2-4 इनाम मुश्किल से यूथ फेस्टिवल में नेहरू कॉलेज को मिलते थे। और उसके 7-8 साल बाद रोहतक में एक यूथ फेस्टिवल था, जब नेहरू कॉलेज को ओवरऑल बेस्ट ट्रॉफी जो थी वो मिली। ओवरऑल बेस्ट ट्रॉफी उनको मिलती थी कॉलेजों को जो मैक्सिमम इनाम लाते थे कॉम्पिटिशन में। तो साल के जो मैक्सिमम इनाम थे वो नेहरू कॉलेज ने जीते थे। और शायद वहीं पे मैंने फोगाट साहब से कहा था, उन्हें याद होगा, वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्पेक्ट टू हिम, कि अब बस मेरा काम खत्म है। ये यहाँ पे पहुंचा दिया है कि ओवरऑल बेस्ट ट्रॉफी अगर नेहरू कॉलेज ने जीत ली, इतने इनाम जीत लिए, इतने आइटम्स में जीत ली, अब लेट द अदर्स डू इट। अब स्टूडेंट्स करेंगे, वो टीचर्स करेंगे, इसके बाद मैंने क्या करवा सकता हूँ। मुझे शौक है, आई थिंक ये थिएटर, ये पोइट्री, म्यूजिक, आर्ट, मैं जिंदगी में जो कुछ भी हूँ, अगर मेरे पास ये चीजें ना होती, खाली मेरे कॉलेज की डिग्रियां होती जो ऑलमोस्ट नहीं है, अनपढ़ हूं मैं, तो मैं कुछ भी ना होता। मुझे जो कुछ भी मिला, मैंने बहुत जिंदगी में आई टच द हाइट्स। आप हैरान होंगे, 2018 में हैरान हुआ, हरियाणा गवर्नमेंट का एक मैसेज मिला मुझे कि सरकार जो है बेस्ट थिएटर अवार्ड था, जसवंत सिंह चौहानवी अवार्ड, जो पहले साल गवर्नमेंट ने देना था, उसमें मेरा नाम था और मुझे दिया गया। कभी कभी लगता है कि यार अगर एक लंबे टाइम तक अगर अच्छा आप काम करते हो, कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हो, उसको देखते हैं लोग, आपको सिफारिश की जरूरत नहीं है। नोबडी शुड कम एंड रिकमेंड यू, बिना गॉडफादर के आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो मैं खुश हूं कि मेरे वालिद ने, मेरे फादर ने उंगली पकड़ के जब 5 साल की उम्र में जिस स्टेज पे चढ़ाया होगा, शायद उन्होंने एक दुआ दी, विश दिया हो कि जा तुझे हरियाणा का जो बेस्ट थिएटर का प्राइज है बेटा मिलेगा, एक बार शुरू हो जा, मेरा आशीर्वाद है। एंड आफ्टर मेनी इयर्स आई गॉट इट। मेरी किताबों को, मेरे मेरे लेखन को सराहा गया। लेकिन मैं सोचता हूँ सराहना इतनी बड़ी चीज नहीं है। मतलब तब यह है कि आप कुछ लोगों के मोटिव बनो, कुछ लोग आपको पढ़ के लिखना शुरू करें, कुछ लोग आपके पढ़ के दे वांट टू गो इनटू द लिटरेचर, उनको लगे कि लिटरेचर में क्या जिंदगी है, क्या है, कैसे जिंदगी में रिफाइन करता है लिटरेचर, कैसे खूबसूरत बनाता है। तो मेरा मकसद तो यही रहा है कि लोग जुड़े इसके साथ। लेकिन फैक्ट ये है कि मैं जिंदगी का जो असली काम अभी कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं खुश भी हूँ, वो है कि चूंकि मैं जर्मन में रहा, काफी अरसा रहा, तो उतने अरसे में तो तोता भी पड़ जाता है, मैं तो आदमी था, तो मुझे जर्मन सीखने का मौका मिला। आई नॉट ओनली लर्न जर्मन बट आई लिव्ड जर्मन, में रहा। तो मैं जब भी A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये एग्जामिनेशन है जो यहाँ हुए थे, मैक्स मिलर वाले एग्जाम्स वहाँ होते हैं, तो बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं। मोस्टली मेरे स्टूडेंट इंजीनियर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के बच्चे हैं। और मैं बड़ा खुश हूँ कि हमने सैकड़ों बच्चों की जिंदगी बनाई है। वो आज जर्मन में रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, या इंडिया में रह के भी दे आर ऑन द टॉप पोजीशन, लर्निंग अ लॉट, अर्निंग अ लॉट। तो ये मेरा एक पैशन है। एक तो होता है ना प्रोफेशन, मुझे पैसे मिलते हैं, हाँ पैसे मिलते हैं, मैं पैसे लेता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा ये है कि मैंने कई घरों का लेवल बदलते देखा है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं ऐसे ऐसे घरों के बच्चों को मैंने पढ़ाया है जिनकी बड़ी टफ सी जिंदगी थी, और आज उनके बच्चों ने
2-4 करोड़ 5 करोड़ का मकान बना के अपने फादर को दिया। तो मुझे तो क्या दिया होगा उन्होंने, कुछ 1000 रुपए दिए होंगे, लेकिन उस आदमी ने अगर अपनी फैमिली को 2-4 5 करोड़ का मकान बना के दिया और तोहफे दिए, तो वो पढ़ाई काम आई। तो आई वांट कि लोगों को इस बात का पता लगना चाहिए कि फॉरेन लैंग्वेजेस पढ़ना आज के ज़माने में हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत एमएनसीज आ रहे हैं और इवन अब्रॉड बहुत सारी जॉब्स हैं, टूरिज्म में है, होटल इंडस्ट्री में बहुत सारी। फरीदा हिंदुस्तान का ये सेंट्रल स्कूल जो है, यहाँ जर्मन टीचर्स की जरूरत है, दे आर नॉट गेटिंग। संस्कृत पढ़ाते हैं वहाँ पे क्योंकि टीचर्स नहीं मिलते जर्मन के। जर्मन एनजीओ जितने भी यहाँ कंपनियां, बहुत सारे लोगों को जरूरत है लेकिन लोग नहीं मिलते, और लोग कहते हैं काम नहीं है, और मैं कहता हूँ काम खाली पड़े हैं, करने वाला कोई नहीं। तो हम ये मैसेज मैं देना चाहूंगा आज आपके थ्रू के पीपल मस्ट लर्न लैंग्वेज। कोई भी फॉरेन लैंग्वेज पढ़े, जरूरी नहीं जर्मन पढ़े, जो उनकी पसंद की जुबान पढ़े और उसके प्रोस्पेक्ट देख के सोचें। हम अपने पास हर सैटरडे को एक फ्री डेमो करते हैं जिसमें हम कोई पैसे नहीं लेते, लोगों को सिर्फ सिखाते हैं कि फ्री लैंग्वेजेस क्या होती है, ये जर्मन लैंग्वेज क्या है या फॉरेन लैंग्वेजेस क्या है, क्यों पढ़नी चाहिए, ये करने के बाद हमें क्या मिलेगा। तो लोगों को क्लियर ही नहीं है और वो सोचते हैं शायद ये, जैसे हम मद्रासी बोलते हैं, अरे मद्रासी भी बड़ी इंपॉर्टेंट जुबान है, आपको बोलते हो तो बड़े बेनिफिट है। सेम वे जब आप फॉरेन लैंग्वेजेस बोलते हो तो आपके कैरियर के लिए दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी इजी। मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि जर्मन बहुत इजी जुबान है, मैं सर खेल करने सीखी जा सकती है। दो चीजें मुझे एकदम से आपके साथ बात करते हुए आ रही है। पहली चीज तो ये कि जो लिटरेचर का, और आपने बताया कि थिएटर का शौक है, वो आपको आपके फादर साहब से मिला है ना, उनसे आप बहुत इंस्पायर है ना, तो उनसे आपको, उनसे बहुत कुछ चीजें आपको मतलब ऑब्जर्व करने की, या लाइफ को जैसे एक जीने की कला कह सकते हैं इसको, कि लाइफ को ना आपकी आर्ट ऑफ लिविंग भी कह सकते हैं एक तरीके से, वो चीज है। और दूसरी ना, अभी लैंग्वेज की आपने जो इतना सारा बात पे स्ट्रेस किया ना, तो मुझे माइंड में एक स्टोरी याद आ गई लैंग्वेज को लेकर। तो आपको पता है कि हम लोग ना जनरली ज्यादातर लोग एक ही भाषा भी सीखते नहीं है ढंग से पूरी जिंदगी में, क्योंकि हम लोग बोलना एक अलग है, भाषा सीखना एक अलग चीज होती है। और एक भाषा सीखने में आपको पूरे ब्रेन के न्यूरॉन का कनेक्शन जो होता है ना, बिल्कुल रिवायर होकर नया ताजा हो जाता है वो आप, क्योंकि जब आप एक भाषा सीखते हो कि पूरा का पूरा सिस्टम हिल जाता है आपका, या आप कह सकते हो नया बन जाता है। हिलना इज नॉट अ गुड वर्ड, पूरा नया हो जाता है, रिवायरिंग हो जाती है आपके ब्रेन की। तो उसमें हुआ क्या सर, मैं लास्ट में ये स्टोरी कह के आज हम लोग क्लोज करते हैं। तो इंडिया के लोग हैं बेचारे, उनको ना बातों के ना बतंगड़ बनाने में बड़ा मजा आता है। तो एक बार एक बंदा पानी वाले जो जहाजों से ट्रेवल कर रहा था, और आपको पता वो अच्छे खासे शिप होते हैं, पूरी फैसिलिटीज होती है उसके अंदर। और उसमें एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ऐसे आपका, कि ज्योति सिंह जी जैसे एक पर्सन थे वहां पे, 70+ ईयर्स की एज। वो अपना ऐसे तफरी में घूम रहा था, क्योंकि भैया उसको पैसे थे, उसको खर्च करने थे, वो सोचा था किसको जाके छेड़ू, किससे ज्यादा मजे लूं। तो उन्होंने देखा एक पर्सन को जो 70 ईयर्स की एज का था, ही वाज लर्निंग चाइनीज। और ऐसा बताते हैं कि चाइनीज शायद दुनिया की सबसे डिफिकल्ट भाषाओं में से एक, ऐसा मैंने सुना है कहीं ना कहीं, शायद मुझे नहीं पता इसके बारे में। डिफिकल्ट तो कुछ नहीं होता, या थोड़ी सी बताते हैं कि टफ ये लैंग्वेज, चाइनीज जो है थोड़ी सी अंडर डेवलप्ड लैंग्वेजेस हैं, तो है जो लैंग्वेज बहुत विकसित नहीं होती उनको सीखना मुश्किल होता है, सीखना मुश्किल है ना, तो ये मान लेते हैं। तो उस बंदे ने बोला कि यार ये सर आप क्या कर रहे हो। तो उसने बोला कि यार आई एम लर्निंग चाइनीज। कह रहे सर आप पागल हो गए हो, आपको पता है चाइनीज सीखने में 2-3 साल लग जाते हैं, मतलब ऐसा उसने बोला कुछ। और आपको लगता है कि आप ये सीख के करोगे क्या, आप तब तक तो मुझे लगता भी नहीं कि आप जीवित रहोगे, ऐसा उसने ऐसा बोला हंसी मजाक में। तो then what you know what he that person replied, तो वो बंदा बोलता है कि डियर तुम मरने के बारे में सोच रहे हो, मैं जीने के बारे में सोच रहा हूँ। यस तुम ये सोच रहे हो कि इस लैंग्वेज को पढ़ने के मेरे को मिलेगा क्या, मैं मर जाऊंगा। मैं तो सोच रहा हूँ कि जब मैं ये लैंग्वेज सीख रहा हूँ तो मेरे अंदर जीने की एक नई चीजें डेवलप हो रही है, मैं कुछ नया सीख रहा हूँ, तो मैं हर दिन कुछ नया फील कर रहा हूँ। तो ये एक एटीट्यूड है बंदे का। जब आप एक नई लैंग्वेज सीखते हो तो एक नया कल्चर, एक नया लिटरेचर, एक नई सोच, वो सारी चीजें आपकी भाषा के साथ में आती हैं, आपके साथ में, है ना। तो जो भी हमारे साथ इसको देखो, तो मैं उनसे रिकमेंड करूंगा कि लाइफ में 1+1 इज द मिनिमम कॉम्बिनेशन, 1+2 इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन एटलीस्ट, कि एक अपने लैंग्वेज के साथ में एक प्लस लैंग्वेज सीखें, क्योंकि हम जनरली हिंदी इंग्लिश के ज्यादा चक्कर में रहते हैं। तो अगर आप एक और फॉरेन लैंग्वेज ऐड कर लेते हो अपने सीवी में, या अपने अपनी खुद की एक होता है ना कि कुछ एक नया सीखने की लगन, और नो डाउट आपके पास प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज भी बहुत खुल के आती हैं। आजकल ट्रांसलेटर की बात करें हम लोग, है ना,
जर्मनी में हम लोग एज ए जर्मन लैंग्वेज की बात करें तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने खुल के आती है। तो मैं भी सर मुझे लगता है कि मुझे भी ना एक नई भाषा सीखने का समय आ गया है। वैसे मुझे लगा था कि मैं संस्कृत अच्छा ये है कि कल से शुरू करो, अदरवाइज सीख नहीं पाओगे। इसका सबसे अच्छा तरीका ये रहता है, हम लोग बोलते हैं कि भाई आज से इनरोलमेंट करो, अभी पेमेंट कर दो और शुरू करो अगर सीखना है तो। अच्छा कल तो आता नहीं ना कभी। कल कभी आता ही नहीं है ना। तो ये आज के लिए सर इतना ही, कुछ और कहना चाहेंगे सर लास्ट के एक दो मैं एक तो अपना नंबर शेयर करना चाहता हूँ कि अगर लैंग्वेज के बारे में कोई क्वेरीज हो, कोई आदमी कुछ भी जानना चाहता हूँ तो आई विल बी हैप्पी। मैं ये नहीं कह रहा मेरे पास पढ़ने के लिए आ जाओ आप सारे के सारे, लेकिन जिन लोगों को कुछ चीजें क्लियर नहीं है, इल्यूजन्स हैं कि लैंग्वेज क्यों पढ़नी चाहिए, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज। हम तो बहुत कम लोगों को दे पाते हैं जो हम तक आते हैं। तो मैं चाहता हूँ टेलीफोन पे किसी भी तरह से कोई आदमी जानना चाहे तो आई वुड लव दैट मेरा जो नंबर है वो मैं बड़े आराम से बोलता हूँ, जो लोग नोट कर सकते हैं। प्लीज सर प्लीज। इट इज 9999100867. I'll repeat again, 4 times 9 and 100. 9999100867. 867। ओके। थैंक यू वेरी मच संदीप। हालांकि मैं कोई नेता वेता नहीं हूँ, ये मुझे इंटरव्यूज वगैरह, लेकिन आई थिंक दिस टाइप ऑफ इंटरव्यूज जिसमें लोगों को कुछ बेनिफिट हो सकता हो, लोगों को आनंद भी आए और कुछ सीख सकें, हम उनकी जिंदगी में जो चेंजेस लाना चाहते हैं ला सकें, तो आई अप्रिशिएट योर दिस एफर्ट। ये एक बड़ा एक नेकी का काम है कि हम लोगों को रास्ते पे लाने के लिए बड़े लाइट तरीके है। वरना अगर आप ये कहते हैं योगा पे एक भाषण है, आज जी खाने पे भाषण है, तो लोग कहते हैं बड़ा क्या है, कोई आएगा बाबा जी लंबे से बाल वाला और आके बताएगा जी आप ये करो। तो दिस इज विदाउट मेकिंग इट हैवी फॉर द पीपल। अगर हम जिंदगी के बहुत छोटे छोटे टिडबिट्स इस इंटॉक्स के जरिए रोशनी, एक रास्ता क्रिएट कर सकते हैं, तो मैं तो यार हेड्स ऑफ टू यू एंड टू योर पेरेंट्स, जिन्होंने तेरे को इतना सिंपल तरीके से यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग नॉलेज, यू आर अवेकनिंग द पीपल। आप लोगों को जगा रहे हैं, उनको रोशनी दे रहे हैं, उनको कॉन्शियस कर रहे हैं, उनको ज्यादा इक्विप्ड कर रहे हैं नॉलेज के साथ, और इतना लाइटली कि किसी को सुनने वाले को ये ना लगे कि यार मेरे ऊपर को बोझ डाला जा रहा है। तो इट्स अ न्यू थिंग फॉर मी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आज जो हमारी आपकी बातचीत है, जिसको हम एक जनरल हल्की सी लाइट गॉसिप कह सकते हैं, लेकिन यस अगर इस गॉसिप में से कोई आदमी कुछ ले सके, एंड फॉर दैट thank you to you, hats off to you, that you created a wonderful method of interacting with a common man, which definitely needs it. Thank you so much sir। और आपसे मैं कनेक्ट करता हूँ सर, definitely we'll go further। So nice of you, and God bless you. Thank you sir, thank you so much।